राजस्थान का भूगोल राजस्थान के भौतिक प्रदेश की दूसरी क्लास है ये, और इसके लगभग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया था, कुछ रहा हुआ है वो आज इसमें कंप्लीट करेंगे। मरुस्थल से संबंधित शब्दावली। मरुस्थल के प्रकार, बनावट या संरचना के आधार पर मरुस्थल इर्ग। मरुस्थल के प्रकार, बनावट या संरचना के आधार पर मरुस्थल इर्ग, हमादा, रेग, सहारा की शब्दावली है। उसके आधार पर 3 प्रकार का होता है। इर्ग, यह पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है, इसमें बालू ही बालू होती है, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। सहारा में इसे इर्ग, तुर्कमेनिस्तान में इसे कोरडम कहते हैं। सहारा में इर्ग, तुर्कमेनिस्तान में कोरडम। इर्ग वाले इलाके में जलवायु अत्यधिक शुष्क, वनस्पति न्यूनतम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर में। फिर आता है हमादा। हमादा यह पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला इलाका होता है, जैसे जैसलमेर वाली साइड है ना वैसा। बालू का स्तूप या टीला मुक्त प्रदेश होता है, इसमें कठोर चट्टानें, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, चूने युक्त धरातल पाया जाता है। जैसलमेर शहर के आसपास पोखरण, फड़ौदी, बालोतरा के भागों में चूना युक्त बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पे टीले दौरे कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पथरीला इलाका है, तो उसे हमादा कहते हैं। और ये उसका डायग्राम है, जिसे मान लीजिए पोखरण वाली साइड से फड़ौदी तक, फड़ौदी से बालोतरा तक ये ट्राइंगल बनता है, और यहाँ पर हमादा है, पथरीला ही पथरीला एरिया लगभग। फिर आता है रेग। रेग यह मिश्रित मरुस्थल होता है, मिश्रित मरुस्थल, यानी कि रेत भी पाई जाएगी और कंकड़ भी पाए जाएंगे, कच्चा पक्का सा होता है। बालू रेत के साथ साथ मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। बालू का स्तूप, ये मरुस्थल का एक पार्ट है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है, यानी कि मिट्टी के टूटने, उसके हवा के साथ, पानी के साथ बहकर के जाने के कारण बनते हैं। टीले, टिबे, धोरे, धरियन आदि नामों से जाना जाता है इन्हें। धोरे साहित्यिक भाषा में धोरे कहा जाता है, साहित्यिक भाषा में इन्हें धोरे कहा जाता है। धरियन जैसलमेर में स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं इन्हें। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण है वो मार्च से जुलाई के मध्य होता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.50% भूभाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगर वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल पूछें तो 1,28,028 वर्ग किलोमीटर। शेष 41.50 भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर पथरीला इलाका हो सकता है या कोई और हो सकता है, लेकिन वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। उसका इलाका है 85,660 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं, और सर्वाधिक टाइप के अलग अलग प्रकार की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जोधपुर में पाए जाते हैं, जोधपुर ग्रामीण में। बालू का स्तूप के प्रकार, पवन की गति के अनुसार बालू का स्तूप, पवन की गति के अनुसार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप के प्रकार, पवन की गति के अनुसार अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवन की गति के अनुसार सबसे पहला है अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। ये इस तरीके से बने होते हैं, जैसे कोई अरावली पर्वत श्रृंखला हो उस टाइप से, ये लंबे होते हैं, मतलब रेखीय होते हैं, और 60 मीटर से ऊंचे भी हो सकते हैं। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, तथा बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लंबवत समांतर श्रेणियों के समान दिखाई देते हैं। यह स्तूप पवनों की साधारण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में अधिक विकसित होते हैं। इनका विकास एकाकी पहाड़ी के पार्श्वों पर होता है। छोटे एकांकी पहाड़ियों के पवनोन्मुखी ढालों पर इनका निर्माण हो जाता है। लूनी, जवाई आदि नदियों के पार्श्वों पर भी रेखीय बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में दृश्यदती, मेढा नदी की शुष्क घाटी में से घुमावदार पुराने बालू का स्तूप मिले हैं, और इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक होती है। गासी अथवा कारबा मार्ग, ये क्या होता है? 2 बालू का स्तूप है मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर और इधर भी है, यहाँ पर भी पड़े हैं, इनके बीच में जो ये डोब होती है ना, यहाँ से हवा निकलती है, इसे घासी अथवा कारबा मार्ग कहा जाता है। सौर महोदय ने रेखीय लंबवत बालू का स्तूपों के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, तीसरा है पवन विमुख रेखीय, ली लाइनर। 3 प्रकार होते हैं। फिर आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, दूसरा टाइप है ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। जैसे इस तरीके से हवा चल रही है ना, इसके सामने बनेगा यहाँ पर, पवनों की दिशा के अनुप्रस्थ या लंबवत बनने वाला स्तूप है। बालू का स्तूपों का निर्माण, इन बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर होता है, उनके समकोण पर होता है 90 डिग्री पर। ऐसे बालू का स्तूप गहरे बालू क्षेत्रों में, गहरे जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है और ऐसे
खड्डे टाइप में होते हैं, तो वहाँ पर मंद वायु धीरे धीरे हवा चलती है ना, उससे भी बन जाते हैं ये स्तूप थार मरुस्थल के पूर्वी और उत्तरी भागों में पुगड़ बीकानेर के चारों ओर रावतसर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर चूरू झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। इस तरीके का होता है ये अवरोधी बालू का स्तूप। उसके बाद है अवरोधी बालू का स्तूप, तीसरा टाइप। इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। ये अवरोध झाड़ी भी हो सकता है, पेड़, कोई भवन, अन्य निर्मित केंद्र, पहाड़ी आदि के कारण हो सकते हैं। पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचून पहाड़, दुद्दू, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण एवं सिक्कर की पहाड़ियों में इस प्रकार के टीले मिलते हैं। फिर आते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बरखान सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। बरखा सबके लिए नुकसानदायक है। नवीन बालू युक्त रंध्र युक्त होते हैं। ये राजस्थान के सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप हैं जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। इनका पवनामुखी ढाल मंद और उत्तल होता है। ये पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। पवनामुखी ढाल मंद और उत्तल होता है और पवन विमुखी ढाल है वो तीव्र होता है। ये 10 से 20 मीटर ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर की चौड़ाई तक विस्तृत भी हो सकते हैं। भालेरी, चूरू, नीम का थाना देशनोक, लूणकरणसर बीकानेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, जायल नागौर, डीडवाड़ा कुचामन में बरखान पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान है। ये बरखान बालू का स्तूप के चित्र आप देख सकते हैं। ये जैसे बना हुआ मरुस्थली में उसका चित्र है। आकृति के आधार पर बालू का स्तूप सीफ, ये बरखान की तरह होते हैं। सीफ में सिर्फ एक भुजा होती है। सीफ में सिर्फ एक भुजा, इसमें केवल एक ही भुजा होती है और ऐसा पवनों की दिशा के परिवर्तन के कारण होता है। फिर आते हैं पैराबोलिक परवलयाकार, हेयर पिन के आकार का होता है। ऐसे इस तरीके से हेयर पिन के आकार का, ये पीछे वाली साइड होती है ना जैसे हेयर पिन की, वैसा होता है। इसका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। हेयर पिन सभी जगह मिल जाती है, तो ये राजस्थान में सभी जगह पाया जाएगा। इस प्रकार टीले उन स्थानों पर बनते हैं, इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ पेड़ पौधे हवा के बहाव में बाधा डालते हैं और इनके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत हवा की चलने की मूल दिशा की ओर होता है। इन टीलों में हवा टकराने से अंग्रेजी के यू आकार का कटाव आ जाता है, जबकि इसके आजू बाजू पेड़ होते हैं और ये टीले आंशिक रूप से स्थिर होते हैं। ये स्तूप बरखान प्रकार के ही होते हैं, किंतु निर्माण की दिशा भिन्न होती है। इसकी आकृति में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम में बालू का स्तूपों की भुजाएं औसतन 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती है और तीव्र कोण पर मिलकर सेवर्ण प्रारूप या बालों की पिन की आकृति का निर्माण करती है। उत्तर पूर्व में भुजाएं छोटी होती है जो औसतन 500 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। इस तरीके की होती है। फिर आता है तारा बालू का स्तूप, स्टार सैंड ड्यून्स, तारे के आकार का होता है। जहाँ हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है वहाँ ऐसे बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है और इनका निर्माण संश्लिष्ट और अनित्यवाही पवनों के क्षेत्र में प्रमुखतः होता है। इनकी ऊंचाई औसतन 10 से 25 मीटर तक पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर, मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र में, गंगानगर और सूरतगढ़ के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसलमेर के पास हमादा स्थलाकृति में ऐसे बालू का स्तूप मिलते हैं। इस तरीके का होता है तारा बालू का स्तूप। पूरा तारा नहीं होता, स्टार नहीं होता, ये हवाओं के अनियमितता कारण ये ऐसा बन जाता है। शबर का पीच मरुस्थलीय इलाके में छोटी छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं। कोई एक मान लीजिए जैसे घास का है पौधा है, उसके चारों ओर मिट्टी जमा हो जाती है, उससे बनता है। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं ऐसे। नेबखा, नेबखा झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेबखा कहते हैं। झाड़ियों के पीछे, जैसे इधर वाली साइड ये झाड़ी है ना, इसके पीछे ये ऐसे बन जाता है, यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है उससे हवा में रुकने के कारण। तो ये सामान्यतः खेतों की मेड़ पर बनते हैं, सामान्यतः खेतों की मेड़ पर बनते हैं। फिर आते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी थार मरुस्थल में हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक विस्तृत है। ये बालू का स्तूप बालू का हमोक और बहुत सी कम संगठित बालू का स्तूपों के रूप में पाए जाते हैं। शीट बालू का हमोक और बहुत ही कम संगठित बालू का स्तूपों के रूप में पाए जाते हैं। अन्य शब्दावली है मरुस्थल की, उसमें इनसेलबर्ग, सेल बोले तो चट्टान, सेल को अपने चट्टान से कर सकते हैं। तो जर्मनी भाषा में इनसेलबर्ग कहते हैं। द्वीपीय पर्वत है उसे स्थानीय भाषा में कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाल नुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानों को इनसेलबर्ग कहते हैं। जब इनके चारों ओर पानी भरा होता है तब इन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहते हैं। सांबर झील के आसपास में ये पाए जाते हैं। गिरिपद या पेडीमेंट, रेगिस्तानी प्रदेश में पर्वत के नीचे वाला स्थान जहाँ मरुस्थल की बालू रेत आकर के इकट्ठी हो जाती है, यानी कि उस पर्वत के जड़ों के आसपास यहाँ पर, वहाँ पर रेत इकट्ठी हो जाती है, वह गिरिपद या पेडीमेंट कहलाता है। यह इनसेलबर्ग और बजादा के मध्य भी होता है। इनसेलबर्ग जो मरुस्थल में खड़ी सीधी चट्टानें होती है उनके जड़ों के आसपास भी इसी टाइप का होता है, मतलब ये सेम से होते हैं लगभग, इसीलिए गिरिपद और ये बजादा
बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि वाला भाग, जहाँ पर्वतीय जल आकर के समाप्त हो जाता है, जहाँ पे आकर के रुकता है ना, वो साथ में मिट्टी भी लाता है और ऐसे रुक जाता है एकदम ऐसे थोड़ा सा दूर होकर के उसकी पर्वत की जड़ों से, उसे बजादा कहते हैं। जैसे ये इस यू शेप में ना ऐसे रुक जाता है तो उसे बजादा कहते हैं। फिर आता है प्लाया। प्लाया सामान्यतः खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहते हैं। वायु के अपर्दन से निर्मित बड़े गर्तों नीचे स्थान में जल भरने के बाद भूमि की लवणता के कारण इनका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इनका जल खारा हो जाता है, उन्हें प्लाया कहते हैं। ढाड पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित हवा से जो झीलें बढ़ जाती है ना, उसे ढाड कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झीलें पाई जाती है, इन्हें ढाड कहते हैं। रन अथवा टाट बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है। ये छोटे छोटे गड्ढे लवणीय दलदल क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में रन अथवा टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में। फिर कुछ प्रमुख रन क्षेत्र हैं, उन्हें इसी सीक्वेंस में याद करना आप। जैसे कन्नौड़, बरमसर, भाखरी, पोखरण, लवा, इसको रट लो ऐसे। कन्नौड़, बरमसर, भाखरी, पोखरण, लवा, जैसलमेर। बाप, फड़ौदी, थोब, बालोतरा, रेडाना, रण, बाड़मेर, और ताल छपर और बड़िहारा, चूरू। इस तरीके से याद करना है इसको। तल्ली अथवा पोखर रेगिस्तानी इलाके में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का मीठा जल आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें तल्ली अथवा पोखर कहते हैं। सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र के खेतों का निचला भाग जहाँ वर्षा का पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है, उसे तल्ली अथवा ताली कहते हैं। मरहो तल्ली अथवा पोखर के जल सूखने के बाद बची भी उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र मरहो कहलाता है। जैसे वर्षा होती है और अपने यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद एक पपड़ी सी बन जाती है ना, तो ऐसे पापड़ के जैसे हो जाती है, ऐसे उखड़ करके सूख करके, उसे मरहो कहते हैं। खड़ीन कृषि खड़ीन तल्ली पोखर के जल सूख जाने के बाद उस उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि है, उसे खड़ीन कहते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी है ना बची हुई, जो पापड़ के जैसे से कुरमुरी सी हो जाती है, उसे उसमें जो खेती करते हैं उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है, दो तरफ मिट्टी की पाल उठाई जाती है, तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बांध लगाई जाती है और उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो सूख जाता है, उपजाऊ मिट्टी की परत ऊपर आ जाती है और उसमें फिर खेती करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि है वो जैसलमेर में होती है। खड़ीन सामुदायिक कृषि का ही उदाहरण है। खड़ीन कृषि का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मण पालीवालों द्वारा 15वीं पैसे पालीवाल पैसे 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। बालसन मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों चट्टानों से घिरा हुआ हो। मरुस्थल का वो भाग जो पर्वतों चट्टानों से घिरा हुआ हो और इनके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालसन झीलें कहलाती है। उदाहरणतः सांभर झील। फिर आता है रोही का मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक का भाग लघु मरुस्थल कहलाता है। बबूलिया छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु के भंवर, उत्पन्न वायु भंवर अथवा चक्रवात, ये सब वायुदाब का खेल होता है बबूलिया वाला, तो उसको बबूलिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाएं। उसके बाद आपको जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे आपको व्यवस्थित तरीके से कोई भी बुक आप कमेंट में लिख सकते हो ये पढ़ानी है, तो वो अपने यहाँ पे करवा देंगे। वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें, कोई भी सुझाव हो वो आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।